हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें और भी जो बचे हुए प्रिंसिपल रह गए हैं हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल आता है वो है हमारा लागत सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में जिसे हम कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये सिद्धांत हमें क्या बताता है? ये सिद्धांत हमें बताता है कि संपत्तियों को उनके क्रय मूल्य लागत मूल्य पर दर्ज किया जाता है, बाजार मूल्य पर नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि संपत्तियों को क्रय मूल्य पर दर्ज किया जाता है, बाजार मूल्य पर नहीं। तो होता क्या है कि जब भी कोई हम संपत्ति क्रय करते हैं तो उसको क्रय करते समय हमने उसको क्रय करने के लिए कितना पैसा पे किया है, कितने रुपए उसके लिए हमने भुगतान किए हैं, वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे जाएंगे। मान लीजिए कि कोई भी मशीनरी हमने खरीदी है, वो बाजार में 70,000 रुपये की है, लेकिन हमने उसे 50,000 रुपये में ही खरीदा है, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसे 50,000 रुपये लिखेंगे, ना कि 70,000 रुपये। ठीक है, तो इससे समझ में आया ना कि कॉस्ट प्रिंसिपल क्या है। कॉस्ट प्रिंसिपल बताता है कि हमें वो वैल्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखनी है जो हमने किसी चीज़ को खरीदने के लिए या किसी संपत्ति को खरीदने के लिए पे की है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा द्विपक्षीय सिद्धांत, या जिसे इंग्लिश में हम डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। अब डुअल एक्सपेक्ट से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि क्या होते हैं, इसके दो पक्ष होते हैं। क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है कि हर लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, और दोनों ही पक्षों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। अब होता क्या है कि जब भी हमने कोई लेन देन किया, ठीक है, जब भी कोई आर्थिक लेन देन होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। अब दो पक्ष कैसे होते हैं कि मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए हैं, वहाँ आपने एक कंप्यूटर खरीदा है। तो अब कंप्यूटर खरीदा तो यहाँ दो पक्ष हो जाएंगे कि एक तो कंप्यूटर खरीदा है, मतलब एक आपके पास कंप्यूटर आया होगा, और दूसरा कंप्यूटर के बदले आपने भुगतान किया होगा। दो चीज़ें हो गई, कंप्यूटर आपके पास आया और पैसा आपके पास से गया। तो जो शॉपकीपर होगा, जो दुकानदार होगा, वो दोनों ही पक्षों का लेखा करेगा। तो इसमें हमेशा जब भी हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जितनी भी असेट है, मतलब बिजनेस के पास जितनी भी संपत्तियां हैं, वो हमेशा उसके जितने भी दायित्व होंगे और कैपिटल दोनों को मिलाकर इनके बराबर होंगे। मतलब व्यवसाय की जो असेट हैं वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होंगे। ठीक है, तो द्विपक्षीय सिद्धांत क्या है कि किसी भी व्यवहार के दो पक्ष होते हैं और दोनों का ही लेखा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा राजस्व मान्यता सिद्धांत, या फिर जिसे हम इंग्लिश में रिवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कहते हैं। अब ये प्रिंसिपल क्या बताता है? ये बताता है कि आय को उसी समय दर्ज किया जाता है जब वह अर्जित हो जाती है, चाहे उसका भुगतान बाद में प्राप्त हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए हमने किसी को कुछ जो माल है वो हमने बेचा है ना, ठीक है, गुड्स हमने सेल किया है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने सामने वाले को माल बेचा है, तो उसके बदले हमें पैसा मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि हमने उसे माल उधार पर बेचा हो, तो पैसा हमें उसका बाद में मिलेगा। तो हम यहाँ पर वो जो हमारे लिए आय है, मान लीजिए कि उस समय हमने उधार माल कितने रुपए का बेचा, 50,000 रुपये का उधार माल बेचा है। तो वो जो 50,000 रुपये हैं, अब वो हमारे लिए हमारा अधिकार हो गया, उस पर हमारा विधि सम्मत, या फिर जो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है विधि सम्मत। ठीक है, यानी यानी कि कानूनी तौर पर हमारा उस पर अधिकार हो गया। हमने माल बेच दिया, भले ही उधारी पर बेचा है, लेकिन उसका पैसा तो हमें मिलेगा ना। ठीक है, तो हम कब मान लेंगे? हम उस समय उस पैसे को पर अपना विधि सम्मत अधिकार मान लेंगे जिस समय हमने माल बेचा है। और हो सकता है कि उसका जो कैश है वो हमें 3 महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, लेकिन उस पर अधिकार हमारा उसी दिन हो जाएगा जिस दिन हमने उसे क्या किया है, बेचा है। तो यही बोलता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, कि हम रेवेन्यू को उस समय रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जिस समय हमें वो प्राप्त हो जाता है, या फिर विधि सम्मत उस पर हमारा अधिकार हो जाता है। कैश भले ही हमें उसका जो है बाद में मिलता रहे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिलान प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये क्या बताता है? ये बोलता है कि जिस अवधि की आय हो, ध्यान से सुनिएगा, जिस अवधि की आय हो
उसी अवधि के संबंधित व्यय भी उसी अवधि में दर्ज किए जाते हैं। इससे सही लाभ या हानि ज्ञात होती है। कॉमन सी बात है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें हमारे प्रॉफिट और लॉसेस का पता चल सके, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पता चल सके, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अगर हमें वही पता नहीं चल रहा है तो उनको बनाने का मतलब क्या? ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए कि इसी साल में हमने जो भी खर्चे किए हैं, ठीक है, अब हमें लाभ पता कैसे चलेगा? लाभ पता चलेगा कि हमारे जितने खर्चे हुए होंगे, ठीक है, और जितनी आय हुई होगी, तो हम आय में से यदि हम खर्चों को घटा देंगे तो हमें, तो हमारा जो एक्सेस मनी है, जो एक्स्ट्रा हमारी इनकम हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है, वो हमें पता चल जाएगा। यही होगा ना। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें, तो जैसे मैंने आपको अभी जस्ट थोड़े पहले सेल्स का एग्जाम्पल दिया, सिमिलरली यहाँ पर खर्चा मान लेते हैं कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, मान लीजिए एक मशीनरी ही हमने खरीदी है, तो खरीदी है, उसका पैसा कैश जो है वो भुगतान भले ही हम 2 महीने बाद करें, लेकिन वो खर्च तो हमारा आज हो गया है, ठीक है, तो उसे हम अभी मान के चलेंगे कि वो हमारा खर्च अभी का है, ठीक है। तो इसीलिए साल के अंदर खर्चे भले ही मान लीजिए कि मैंने कोई खर्चा 31 मार्च को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो कोई खर्चा हमने 30 मार्च को किया है, लेकिन उसका जो भुगतान है हम नेक्स्ट ईयर अप्रैल में करेंगे, तो यहाँ पे वो खर्च हमारा कब हुआ है? मार्च में हुआ है, भुगतान कब होने वाला है? अप्रैल में। तो हम उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम उसे इसी साल मार्च में ही रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इसी साल का खर्चा है, भुगतान भले ही वो बाद में हो, ठीक है। तो मिलान प्रिंसिपल बताता है कि जिस साल के खर्चे हैं उन्हें उसी साल लिखा जाना चाहिए, ठीक है, उसी साल लिखा जाना चाहिए, मतलब उसी साल की आय में से उसी साल के खर्चों को घटा के व्यवसाय की वास्तविक स्थिति को जाना या समझा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत या फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अब ये क्या बताता है? नाम से ही हमें पता चल रहा है पूर्ण प्रकटीकरण, ठीक है, क्या बता रहा है ये? पूर्ण प्रकटीकरण, ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोल रहे हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है कि वित्तीय विवरणों में सभी महत्वपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए ताकि सही निर्णय लिया जा सके। अब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने वाला है, ठीक है, जो भी अकाउंटेंट है, तो उसका काम क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन सही और सटीक तरीके से लिखे, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनका यूज़ करने वाला सिर्फ बिजनेस का ओनर नहीं होता है, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं होता है, बहुत सारे आउटसाइडर्स भी होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं या देखते हैं या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके डिसीजन लेते हैं। इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमेशा हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते समय पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत का या फिर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूढ़िवादिता का सिद्धांत या फिर कंजर्वेशन प्रूडेंस प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, ठीक है, कंजर्वेस प्रूडेंस प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यह बताता है कि संभावित हानि को पहले मान्यता दी जाती है, लेकिन संभावित लाभ को तभी माना जाता है जब वह वास्तविकता में प्राप्त हो जाए। तो ये तो सीधी सी सटीक बात है कि हमें हमेशा ये दिखाना है कि हमारा बिजनेस सामान्य, हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाभ नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाभांश दिखाते हैं तो फिर हमें उसको, हमारे जो भी अगर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ज़्यादा लाभ दिखाएंगे तो हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ठीक है, अपने जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इसलिए ये जो प्रिंसिपल है, हिंदी में जिसे हम रूढ़िवादिता का सिद्धांत बोलते हैं या फिर इंग्लिश में इसे कंजर्वेशन बोलते हैं जो, तो इसमें क्या बताते हैं कि मान लीजिए जैसे हमें ये बात की संभावना, एक एग्जांपल से समझें कि मान लीजिए हमारे 50,000 रुपए के डेटर्स हैं, ठीक है, 50,000 के। अब उसमें से हमें ऐसा लग रहा है कि 3,000 रुपए के डेटर्स जो हैं वो डूबने की संभावना है, ठीक है, तो उसके लिए हम पहले से ही बेड डेप्ट्स रिजर्व जो है वो बना के रखते हैं। ये एक संभावित हानि है जो हो सकती है, लेकिन हमने पहले ही उसको लिख लिया है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। तो ये सिद्धांत यही बताता है कि जो हानि संभावित भी है ना, उसे भी हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन लाभ को हमें तभी मानना है जब हमें वो वास्तविकता में प्राप्त हो जाएगा। तो होपफुली कि आपको
सारे ये जो प्रिंसिपल हैं ये समझ में आए होंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।